ठीक है, तो फाइनली हमने 50 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए हैं, 51वें क्वेश्चन पर आ रहे हैं। ठीक है, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिस्ट इन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किस में कौन कौन सा शो करेगा? ऑप्शन नंबर 1 है CONH3 का होल 5 Cl2 प्लस, एक ऑप्शन ये है। सेकंड ऑप्शन है CuNH3 का होल 4 2 प्लस, मतलब ज्योमेट्रिक मतलब सिस ट्रांस किस में से होगा। ठीक है, थर्ड है ZnNH3 का होल ट्वाइस Cl2। ठीक है, एंड फोर्थ वन इज PtNH3 का होल ट्वाइस Cl2। देखो बेसिकली यही है, सिस एंड ट्रांसप्लेटिन वाला केस है ये, सिस एंड ट्रांसप्लेटिन। ज्योमेट्रिकल आइसोन इज एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, क्योंकि PtNH3 का होल ट्वाइस Cl2 एग्जिस्ट इन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म फॉर्म, क्योंकि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है, अब हमारे पास आएगा ये तो नहीं करेगा क्योंकि चारों लिगेंड सेम है। ठीक है, ये भी नहीं करेगा क्योंकि ये COL5X टाइप का लिगेंड है, ये COL5X भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं। ठीक है, बात आती है इसकी कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो इसलिए नहीं करेगा क्योंकि ये D10 कॉम्प्लेक्स है, ये D10 कॉम्प्लेक्स है और D10 कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल होते हैं और टेट्राहेड्रल के केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होती है। ये बात ध्यान रखने की बस बेसिकली आप लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसे भी क्या MA2B2 टाइप समझकर और इसे थर्ड वन को टिक कर आ जाते हैं कि थर्ड वन इज द राइट ऑप्शन, पर ऐसा नहीं है क्योंकि ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा क्योंकि ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि ये कैसा कॉम्प्लेक्स है? स्क्वायर प्लेनर है। PtNH3 का होल ट्वाइस Cl2, ये चीजें स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, और स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, ना कि टेट्राहेड्रल तो कभी करेंगे नहीं, क्योंकि चारों लिगेंड के बीच का एंगल बराबर होता है, तो कहीं भी रहें वो सेम एक जैसे दिखेंगे। ठीक है, आओ 52 की बात करते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या था कि हमें पता चल गया कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, कौन सा नहीं करेगा। 52 की बात करते हैं। ठीक है, 52 की बात करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज ऑप्टिकली एक्टिव। कौन सा कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकली एक्टिव है? देखो, एक है COOX का होल थ्राइस 3 माइनस, ऑप्टिकली एक्टिव मतलब कायरल कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, ये मेरा पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है COH2O का होल 6 3 प्लस, दैट इज थर्ड ऑप्शन है सिस COEN का होल ट्वाइस, सिस COEN का होल ट्वाइस Cl2। ठीक है, और फोर्थ वन इज ट्रांस COEN का होल ट्वाइस Cl2। देखो, अब इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए? इन सब के स्ट्रक्चर। COOX का होल राइस मतलब ऑक्सिलेट आयन है, ये बेसिकली ऑक्सिलेट है। ठीक है, एक OX 2 OX, बेसिक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ये 3 माइनस ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। तो यहां से देखेंगे तो इसमें क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ये क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव, मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। इसकी बात करें, इसमें सारे लिगेंड सेम है। H2O है, ये भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। H2O बेसिकली O से कोऑर्डिनेटेड होते हैं, तो इसमें तो सारे प्लेन ऑफ सिमेट्री, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल है। ये क्या है? परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल है। तो ये भी क्या है? ऑप्टिकली इनएक्टिव है, क्योंकि ये भी क्या आ गया? अकायरल कॉम्प्लेक्स है। कैसा कॉम्प्लेक्स है? अकायरल कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, अब बात करते हैं सिस COEN का होल ट्वाइस Cl2 की। बेसिकली तो सिस है मतलब दोनों Cl एक साइड है और दोनों En एक साइड है, मतलब CO किस तरीके से? Cl। ठीक है, En इज इथाइलिन डायमाइन। ठीक है, En इज इथाइल डायमाइन, बिल्कुल ये रहा, इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, तो ये भी क्या है? ये भी क्या है? ये ऑप्टिकली एक्टिव है। अगर हम देखेंगे तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या एग्जिस्ट कर रही है क्या? इसमें ये प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ठीक है, क्यों? हाँ, देखो अगर इसको 3D में इमेजिन करो ना, 3D में इमेजिन करो कि ये चारों एक प्लेन में पड़े हुए हैं। क्या है? Cl, ये En ऐसे है कि ये अबव द प्लेन से आ रहा है। ठीक है, ये अब द प्लेन से आ रहा है। आप लोगों को ये प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा होगा, पर एक्चुअल में ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, क्योंकि ये
6 के 6 बॉन्ड एक प्लेन में नहीं है भाई, ये Cl और ये वाला बॉन्ड, ये चारों एक प्लेन में है, ये डिफरेंट प्लेन के बॉन्ड्स हैं, ये डिफरेंट प्लेन के बॉन्ड्स हैं, ठीक है। तो ये POS एग्जिस्ट नहीं करेगी, ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, ये मेरा क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। और ये ट्रांस वाले में तो ऐसा हो जाएगा CO EN, ठीक है, EN CO Cl Cl। अब ये चारों एक प्लेन में पड़े हैं, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करेगी, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ये ऑप्टिकली एक्टिव। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये भी क्या होगा, अकायरल होगा, ये भी क्या होगा, अकायरल होगा। 12th क्लास का ये क्वेश्चन है, 12th क्लास का एग्जाम्पल है ये, ठीक है, 12th क्लास का एग्जाम्पल है, ठीक है। आओ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की, ये कोऑर्डिनेशंस हैं, क्वेश्चन नंबर 53 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 भी कोऑर्डिनेशन सही है। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है हमारा, कि मेरे पास जो कॉम्प्लेक्स है CONH3 का होल 6, ठीक है, Cl2, मतलब कोबाल्ट किसमें है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। कोबाल्ट +2 मतलब क्या, 4s0 3d7, 4s0 3d7 में है। और NH3 एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, क्या होगा, NH3 क्या हो जाएगा, इसके लिए क्या हो जाएगा, सॉरी वीक फील्ड लिगेंड, क्या होगा, वीक फील्ड लिगेंड होगा। एंड डोनर है ना, CO+2 के लिए वीक फील्ड लिगेंड होगा। तो ये कौन सा किस कॉम्प्लेक्स होगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है। तो इसका μs स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट जो आया वो 3.87 बोर मैग्नेटोन आया, 3.87 बोर मैग्नेटोन आया है, ठीक है। क्योंकि इसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि अगर मैं D7 भरूं तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा ना, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, T2G7 बनना है, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 3 अनपेयर्ड, n की वैल्यू 3 है, तो n की वैल्यू 3 से अगर स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं तो वो निकलता है n+2 बोर मैग्नेटोन, n+2 बोर मैग्नेटोन, इससे निकालेंगे तो 3.87 आ रहा है। पर जो हमें एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व हो रहा है वो इससे थोड़ा ज्यादा है, पर म्यू एक्सपेरिमेंटली इज ग्रेटर देन μs। और इसका रीजन क्या हो सकता है, इस केस में ये 3D का कॉम्प्लेक्स है, तो क्या हो सकता है, चेंज फ्रॉम हाई स्पिन टू लो स्पिन, नहीं बिल्कुल, क्योंकि ये स्पिन तो चेंज नहीं होगी ना भाई, क्योंकि लिगेंड चेंज नहीं हो रहा तो स्पिन कैसे चेंज हो जाएगी, या ऑक्सीडेशन स्टेट में भी चेंज नहीं आ रहा तो स्पिन चेंज नहीं होगी। डी ट्रांजिशन की वजह से तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होंगे, तो एक्सपेरिमेंटली और कम आना चाहिए था, ऐसा भी नहीं, डी ट्रांजिशन की वजह से भी नहीं हो। मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर की वजह से यहाँ कलर जनरेट होता है, ना कि स्पिन। क्या मैग्नेटिक मोमेंट में कमी आएगी। कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल, एक्चुअली म्यू एक्सपेरिमेंटली जो है वो सम अप होता है म्यू स्पिन प्लस म्यू ऑर्बिटल का, म्यू स्पिन प्लस म्यू ऑर्बिटल का, और हमने यहाँ सिर्फ म्यू स्पिन लिया है, म्यू ऑर्बिटल कंसीडर नहीं किया है। म्यू ऑर्बिटल भी कंसीडर करेंगे तो म्यू एक्सपेरिमेंटली ज्यादा आ रहा है, तो इसका ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी कंसीडर करना पड़ेगा, जो हमने कंसीडर नहीं किया है, इसलिए जो एक्सपेरिमेंटली मैग्नेटिक मोमेंट है वो थोड़ा ज्यादा आ रहा है हमारे स्पिन ओनली से, ठीक है। अब बात करते हैं 54 क्वेश्चन की। 54 की अगर मैं बात करूं तो 54 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी सेलेक्ट द कॉम्प्लेक्स विच शोज सेम μs वैल्यू। सेम μs वैल्यू बतानी है, सेम μs वैल्यू मतलब अगर n की वैल्यू सेम होगी तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट सेम होगा। तो n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बेसिकली n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और CFT के बेस पे बताना है, मतलब T2G EG में स्प्लिट करके बताना है। तो पहला ऑप्शन क्या है, ए COF6 3 माइनस, मतलब कोबाल्टिन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, यानी क्या है D6 कॉन्फ़िगरेशन हो रही है, और F वीक फील्ड लिगेंड है। CFT कंसीडर करनी है ना, तो ये क्या बनाएगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, क्या बनाएगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स क्या बना देंगे, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो इसमें जब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी कुछ इस तरीके से होगी, 1 2 3 4 5 6, तो n की वैल्यू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 है। ऑप्शन नंबर 1 के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आगे, 4। अब ऑप्शन नंबर 2 के लिए चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 क्या है, इरिडियम Cl6
कौन रहेगा आयरलैंड, सेम कौन रहेगा आयरलैंड, कौन रहेगा आयरलैंड इसी सीरीज का एलिमेंट है, ठीक है। इरिडियम इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, बेसिकली ये भी D6 कॉन्फ़िगरेशन का हो गया और Cl- इसके लिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, क्योंकि ये 5D सीरीज का मेटल है। 5D सीरीज के मेटल के लिए आपने CFT में पढ़ा होगा, क्योंकि 5D सीरीज के मेटल के लिए सारे के सारे लिगेंड क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड होते हैं, चाहे वो +2 में ही क्यों ना हो, यहाँ तो +3 में है, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, क्या बनाएगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो कैसे हो जाएगा, T2G, ठीक है। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6, तो n की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई यहाँ तो, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है मेरा FeH2O का होल 6 2+, FeH2O का होल 6 2+, ठीक है। बेसिकली Fe+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, D6 कॉन्फ़िगरेशन, H2O मेरा इसके लिए वीक फील्ड लिगेंड है, ठीक है। तो ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो कैसे भरे जाएंगे, 1 2 3 4 5 और 6, और n की वैल्यू इसके लिए क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी बेसिकली, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 क्या कह रहा है, वो ऑप्शन नंबर 4 है कि कॉम्प्लेक्स नंबर 4 Ni, बेसिकली ये ऑप्शन नहीं है भाई, ये कॉम्प्लेक्स है ABCD, ऑप्शन तो ठीक है। ये A कॉम्प्लेक्स दे रखा है मुझे, ये मेरा B कॉम्प्लेक्स है, ये मेरा C कॉम्प्लेक्स है। अब मैं अपने D कॉम्प्लेक्स की बात करता हूँ, NiH2O का होल 6, NiH2O का होल 6 2+, ठीक है। बेसिकली ये D8 कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। H2O वीक फील्ड लिगेंड है, ठीक है। अब ये D8 कॉन्फ़िगरेशन में वीक फील्ड लिगेंड की फिलिंग किस तरीके से होगी, मतलब ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो कैसे हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। बेसिकली हाई स्पिन लो स्पिन का कॉन्सेप्ट D8 के लिए नहीं होता है, D8 के लिए हाई स्पिन का लो स्पिन का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, वो D4 से D7 तक के लिए होता है। सिर्फ कहाँ से होता है, D4 से D7 के लिए। यहाँ तो कैसे भी फिलिंग हो, तो यहाँ n की वैल्यू 2 है। अब उसने बोला है किस किस के लिए μs सेम है, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम है, यानी A और C के लिए क्या है, μs सेम है, क्योंकि इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम है, क्योंकि A और C में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ सेम है, तो μs यानी n+2 बोर मैग्नेटॉन सेम होगा, ठीक है। तो A और C के लिए, और A और C का ऑप्शन यानी ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन 2 इसका कौन सा हो गया, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, जिसमें A और C का ऑप्शन दिया है, ठीक है। आओ बात करते हैं हम 55 क्वेश्चन नंबर पे, किसकी बात करेंगे, 55 क्वेश्चन नंबर की। स्पाइनल का क्वेश्चन है, स्पाइनल्स पढ़े होंगे आप लोगों ने, ये भी कोऑर्डिनेशन का ही पार्ट है, थोड़ी सी हायर कोऑर्डिनेशन का पार्ट है, ठीक है। स्पाइनल्स की बात करते हैं, स्पाइनल्स की बात करते हैं। 55 क्वेश्चन नंबर, बेसिकली क्वेश्चन नंबर 55 है, इसमें दिया है Mn2O4, बेसिकली ये AbO4 टाइप कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। AbO4 टाइप, इनको क्या बोलते हैं हम, स्पाइनल्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्पिनल्स या स्पाइनल्स। इसमें जो A+2 ऑक्सीडेशन क्या होता है, Ab2O4 टाइप, Mn3O4 होगा ना, ये Ab2O4 टाइप A+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, B+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, ठीक है। और O अपनी 2- में, तो 4O2- मतलब 8-8 में, ठीक है। और 2B3 2 × 3+ दैट इज +6 और एक 2+, तो ये क्या हो गया +8 और ये क्या हो गया -3। इस तरीके से चार्ज बैलेंस होता है। तो B जो होते हैं 2+3 में, ये स्पाइनल्स का केस होता है, और जो B3+ होता है जनरली वो होता है हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, ठीक है। और A2+ जो होता है वो होता है मेरा टेट्राहेड्रल वॉइड में। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं, ये तो कॉन्सेप्ट है हमारा स्पाइनल्स का। क्वेश्चन है, उसने बोला है कि नंबर ऑफ मैग्नीज बनाने हैं टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल में बताने हैं, ठीक है। तो देखो ये इसको हम तोड़ कर लिख लो, Ab2O4 टाइप में, तो Mn2O4 टाइप, तो जो Mn होता है A उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है +2 और Mn2 की क्या होगी +3, तो जो Mn+2 है यानी 1Mn2+ इन टेट्राहेड्रल वॉइड। अभी यही तो सोच देखा हमने कि ये 2+ इन टेट्राहेड्रल वॉइड और 2Mn3+ इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड।
ओवॉइड या OH वॉइड या ओवॉइड भी बोल सकते हैं या ऑक्टेड्रल वॉइड भी, ठीक है। तो ये कोई ऑप्शन है? हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। यही ऑप्शन है कि 1 Mn2+ एंड 2 M3+ इन टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की। देखो स्पाइनल का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करते हैं। 56 क्या कहता है? द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल माइक्रोस्टेट्स ऑफ P3 कॉन्फ़िगरेशन। ये भी कोऑर्डिनेशन सही है। P3 में टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स, ये सब मैंने ही पढ़ाया है। टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स, टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स कैसे निकालते हैं? हमें नंबर ऑफ प्लेसेस जहां इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, C अपॉन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ प्लेसेस इन P ऑर्बिटल में 6 जगह होती हैं, इलेक्ट्रॉन 6 जगह फिल किया जा सकता है ना, हर ऑर्बिटल में 2 जगह। तो ये 6C3 आ जाएगा, और 6C3 यानी 6 × 5 × 4। बेसिकली इसका फॉर्मूला था 6 फैक्टोरियल माइनस 6 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल 3। तो ये क्या आ जाएगा? 6 × 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल 3 अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। इससे ये कट गया, तो 6 × 5 × 4 अपॉन में 3 2 1 3 दूनी 6, ये कट गया 5 चौक 20। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल माइक्रोस्टेट्स इज 20। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। कौन सा आंसर है? ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। आओ बात करते हैं किसकी? क्वेश्चन नंबर 57 की। क्वेश्चन नंबर 57 की। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है कि NiH2O का होल 6, NiH2O का होल 6 2+ कॉम्प्लेक्स है। NiH2O का होल 6 2+ कॉम्प्लेक्स है, और इसमें DD ट्रांजिशन हो रही है। क्या हो रही है? DD ट्रांजिशन हो रही है। तो ये एक स्पिन अलाउड ट्रांजिशन है, लैपोर्टे अलाउड है, स्पिन फॉरबिडन है। ये सब 4 ऑप्शन दे रखे हैं। आओ देख लेते हैं। ये भाई D8 कॉम्प्लेक्स है, D8 कॉम्प्लेक्स ऐसे इस तरीके से होगा, ऑक्टाहेड्रल D8 कॉम्प्लेक्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी ट्रांजिशन होगी वो यहाँ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ स्पिन अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कराऊँ किसमें? D8 में अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कराऊँ, ठीक है, तो यहाँ डेल एल की वैल्यू क्या होगी? डेल एल की वैल्यू चेंज होगी या नहीं होगी? अगर डेल एल की वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है, ये डेल एल इक्वल्स टू प्लस माइनस, दैट इज लैपोर्टे अलाउड, दैट इज लैपोर्टे अलाउड, ठीक है। और अगर डेल एस की वैल्यू चेंज हो रही है, प्लस डेल एस की वैल्यू 0 चेंज नहीं हो रही है, तो दैट इज स्पिन अलाउड ट्रांजिशन, दैट इज स्पिन अलाउड। अब हमें इस कॉम्प्लेक्स के लिए देखना है ये स्पिन अलाउड है या स्पिन फॉरबिडन है, लैपोर्टे अलाउड है या लैपोर्टे फॉरबिडन है, ठीक है। तो अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स को देखूं, बेसिकली ये D8 का कॉम्प्लेक्स है और वो भी ऑक्टाहेड्रल है, वो भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में बेसिकली D2D ट्रांजिशन होती है, D2D ट्रांजिशन होती है, D ट्रांजिशन है, मतलब D से D में ही ट्रांजिशन हो रही है, तो दैट इज लैपोर्टे। तो ये क्या हो गई? लैपोर्टे तो फॉरबिडन होगी, लैपोर्टे तो फॉरबिडन होगी, लैपोर्टे फॉरबिडन होगी, और स्पिन अलाउड होगी। स्पिन कैसे अलाउड होगी? क्योंकि जिस स्पिन में इलेक्ट्रॉन है उसी स्पिन में जाएगा, ठीक है। लैपोर्टे फॉरबिडन क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो फिलअप होगा वो अनपेयर्ड वाला होगा, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन निकल के इसी स्टेट में जाएगा, या तो यहाँ जाएगा यहाँ जाएगा, उसी इसकी स्पिन चेंज नहीं होगी। तो लैपोर्टे फॉरबिडन एंड स्पिन अलाउड ट्रांजिशन होगी। तो इसका लैपोर्टे फॉरबिडन एंड स्पिन अलाउड यानी ऑप्शन 1 क्या है? ये ऑप्शन 1 है, ऑप्शन 1 है। 57 का ऑप्शन का आंसर क्या? ऑप्शन नंबर 1 लैपोर्टे फॉरबिडन एंड स्पिन अलाउड। देखो D ट्रांजिशंस हो रही है, सिंपली D से D ट्रांजिशन हो रही है, D से D तो लैपोर्टे फॉरबिडन ही है, सिंपल सी बात है, क्योंकि लैपोर्टे सिलेक्शन रूल है, और स्पिन अलाउड ट्रांजिशन है बेसिकली ये। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कहता है? देयर इज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन D ऑर्बिटल्स ऑफ TiH2O का होल 6 Ti, ये भी सब कोऑर्डिनेशन के, देखो कोऑर्डिनेशन कितना सारा भरा हुआ है 3+, ठीक है।
हाउएवर द इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम शो ए ब्रॉड बैंड विद ए शोल्डर, ये ऑर्गल का क्वेश्चन है बेसिकली। किसका क्वेश्चन है? ऑर्गल का। रीजन फ्रॉम द ब्रॉडनिंग एंड अपीयरिंग ऑफ द शोल्डर आर रेस्पेक्टिवली। देखो एक्चुअली क्या होता है, ये D1 केस का, D1 का अगर ऑर्गल डायग्राम देखें, D1 का ऑर्गल डायग्राम, D1 का ऑर्गल डायग्राम देखें तो वो कुछ इस तरीके से आएगा कि D1 के लिए जो हमारी बेसिकली स्टेट बनती है एनर्जी, वैसे D स्टेट बनती है, D स्टेट होती है, और D स्टेट टूटती है हमारी D1 में, किसमें? T2G और EG में, T2G और EG में। पर जब इसमें हमें पता है D1 में क्या होते हैं, जॉन टेलर डिस्टॉर्शंस होते हैं, और इसकी वजह से होता तो एक इलेक्ट्रॉन होता, इसकी वजह से होता एक इलेक्ट्रॉन होता तो एक ही नंबर ऑफ ट्रांजिशन पॉसिबल थी। पर होता क्या है, D1 के अंदर जॉन टेलर डिस्टॉर्शंस हो जाते हैं, और जॉन टेलर डिस्टॉर्शंस की वजह से, ठीक है, नो JTD। पर जब JTD हो जाती है तो ये T2G स्टेट भी टूट जाती है। किसमें? A2G स्टेट में। T2G स्टेट किसमें टूट जाती है? A2G स्टेट में और E2G स्टेट में, और E2G स्टेट में, और ऊपर होती है E1G। तो अब नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रांजिशन क्या होता है, एक से यहाँ जा सकता है और यहाँ जा सकता है, पर ये एनर्जी डिफरेंस बहुत कम है। ठीक है, ये क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन ऑर्गल। बेसिकली यहाँ पढ़ेंगे 1 इलेक्ट्रॉन ऑर्गल डायग्राम पढ़ेंगे, और इसमें जॉन टेलर डिस्टॉर्शन की वजह से क्या आ जाती है? सोल्डरिंग आ जाती है। क्या आ जाती है? सोल्डरिंग आ जाती है। मैंने पढ़ाया था फिनोमेना ऑफ सोल्डरिंग, ऑर्गल डायग्राम में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो स्पिन ऑर्बिट कपलिंग और जॉन टेलर डिस्टॉर्शंस की वजह से, बेसिकली जॉन टेलर डिस्टॉर्शन की वजह से, ये किसकी वजह से आती है? ब्रॉडनिंग और सोल्डरिंग। ब्रॉडनिंग आती है स्पिन ऑर्बिट कपलिंग की वजह से, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग की वजह से, और सोल्डरिंग जो आती है वो आती है जॉन टेलर डिस्टॉर्शन की वजह से, जॉन टेलर डिस्टॉर्शंस की वजह से, जॉन टेलर डिस्टॉर्शंस की वजह से बताया हुआ है। 1 इलेक्ट्रॉन ऑर्गल डायग्राम जब पढ़ाया है मैंने तो बताया है। एक्चुअल में हमें लगता है कि इसका ऑर्गल डायग्राम ऐसा आना चाहिए था, पर लगता है, पर एक्चुअल में कैसा आता है? एक्चुअल में ऐसा आता है कुछ, ये सोल्डरिंग हो जाती है, ये सोल्डरिंग हो जाती है, क्योंकि 2 ट्रांजिशन होने लगते हैं। क्या हो जाती है? सोल्डरिंग हो जाती है बेसिकली। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसकी 59 क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 59 की। क्वेश्चन नंबर 59 की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है, फॉर ए फ्री आयन इन द ग्राउंड टर्म इन F, मतलब ग्राउंड स्टेट टर्म F है। ग्राउंड स्टेट टर्म क्या है? ग्राउंड स्टेट टर्म क्या है? F है। तो आप लोगों को पता है F किस किस में स्प्लिट होती है? T1G प्लस T2G प्लस A2G, इसमें स्प्लिट होती है। बस यही पूछा है, द मूलिकन सिंबल फॉर द पॉसिबल स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टेट। देखो 3F होगी तो 3F टूटेगी 3T1G, 3T1G, 3T2G और 3A2G में। जैसे कि D स्टेट टूटती है क्या जैसे 2D स्टेट है तो ये टूटेगी 2T2G या 2EG स्टेट में, 2EG स्टेट में। इसी तरीके से F जो स्टेट है वो टूटती है T1G, T2G और A2G स्टेट में, T1G, T2G और A2G स्टेट में। तो इसका ऑप्शन 3 है, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। बिल्कुल डायरेक्ट पूछा गया था। ठीक है, इसी तरीके से G, H सबकी स्प्लिटिंग बताई है कि कौन सा किसमें, लेक्चर में कोऑर्डिनेशन की मैंने बताई हुई है। ये भी ऑर्गल से ही क्वेश्चन था, बेसिकली स्प्लिटिंग ऑफ स्टेट का क्वेश्चन था, ये भी ऑर्गल से था। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है इसमें, ये कंडक्टिविटी का क्वेश्चन है बेसिकली। इलेक्ट्रिकली कंडक्टिविटी ऑफ मेटल इंक्रीज विद टेम्परेचर। देखो हाँ बिल्कुल, मेटेलिक कंडक्टिविटी करेक्ट करना है, इंक्रीज करेगी एज टेम्परेचर इंक्रीज, नहीं बिल्कुल। मेटेलिक कंडक्टिविटी डिक्रीज करती है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन बढ़ने लगता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और इलेक्ट्रॉन रिपल्सन बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से मेटेलिक कंडक्टिविटी कम होने लगती है। ठीक है, रेसिस्टेंस बढ़ने लगता है। तो फर्स्ट तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, फर्स्ट क्या है? इनकरेक्ट है। सेकेंड है
इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीज। हाँ, इन सेमीकंडक्टर ऐसा होता है, इन सेमीकंडक्टर जैसे जैसे कंडक्टिविटी बढ़ती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है एज टेम्परेचर इंक्रीज, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस बढ़ने लगते हैं, नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने लगते हैं सेमीकंडक्टर में, आयनिक मोबिलिटी भी बढ़ने लगती है सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ने के साथ। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है टेम्परेचर के साथ, यही करेक्ट स्टेटमेंट है। तो और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सुपर कंडक्टर इंक्रीज विद टेम्परेचर, नहीं, सुपर कंडक्टर की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टेम्परेचर के साथ इंक्रीज करती है, ऐसा ये भी कोई करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज ऑफ मेटल एंड सेमीकंडक्टर रिमेन अनअफेक्टेड, ऐसा भी नहीं है भाई, इफेक्ट होती है, टेम्परेचर इफेक्ट करता है कंडक्टिविटी से, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अफेक्ट होती है टेम्परेचर से। तो ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट स्टेटमेंट, थर्ड भी इनकरेक्ट है और फोर्थ भी क्या है, इनकरेक्ट है। तो ये 60 क्वेश्चन तक सॉल्व हो गए। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 61 सॉल्व।